पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इस वक्त अमरीकी पाबंदियों की जद में है। अमरीका एक तरफ तो भारत को अरबों डॉलर्स का असलहा और F-35 तैयारे देने की पेशकश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा रहा है। जाहिर है ये पाबंदियां भारत को खुश करने और इसे चीन के मुकाबले में मजबूत करने के लिए लगाई जा रही हैं। हमारे बहुत से नाज़रीन और खास तौर पर भारतीय दोस्त समझते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम चीन की मदद से शुरू हुआ था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि आज अमरीका जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा है, मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने में भी इसने इब्तदाई मदद फराहम की थी। इसके अलावा इसमें शुमाली कोरिया और पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त मुल्क चीन का ताउन भी शामिल था, लेकिन ये ताउन बहुत बाद में शामिल हुआ। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के मुतालिक बताएंगे कि ये प्रोग्राम कब और कैसे डेवलप हुआ और अपनी मौजूदा शक्ल तक कैसे पहुंचा। ये एक तवील सफर है जिसमें पाकिस्तान ने हर पाबंदी और हर प्रेशर का डट कर मुकाबला किया। किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा की तरह हमारे अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, फिर इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कोल्ड वॉर के दौर में शुरू हुआ था, जब अमेरिका और रूस दोनों एटमी मिसाइलों और स्पेस रेस में उलझे हुए थे। दोनों मुल्क तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हजारों की तादाद में बना रहे थे। इसके अलावा वो इसी मिसाइल टेक्नोलॉजी को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रॉकेट बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन दोनों मुल्कों की दौड़ देखते हुए पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया कि वो इस जदीद टेक्नोलॉजी को हासिल करेगा, इसलिए कि कोल्ड वॉर के हालात में पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए इस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। हालांकि पाकिस्तान के पास वसाइल की शदीद कमी थी, इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रख डाली। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो कि 1956 में कायम किया गया था, इब्तदाई तौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के हुसूल का काम इसे ही सौंप दिया गया। 1961 में जब मुल्क पर सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की हुकूमत थी, तो मिसाइल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत स्पेस साइंसेज विंग कायम किया गया। 1964 में इसे अलग करके इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया गया। फिर 1981 यानी 1981 में इस इदारे को अलग से कमीशन का दर्जा दे दिया गया और अब इसे शॉर्ट में स्पार्को कहते हैं। इस इदारे ने सितंबर 1961 में अपने साइंसदान और इंजीनियर्स बड़ी तादाद में ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजे। इन साइंसदानों और इंजीनियर्स को अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने तरबियत देना शुरू कर दी। इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ इत्तेहादी थे। पाकिस्तान सीटो और सेंटो आलमी मुआहिदों में भी शामिल था, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ ही बनाए गए थे, इसलिए अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था। जून 1962 में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा संगे मील उबूर किया, जब पहली मर्तबा 2 स्टेजेस तक एक स्पेस रॉकेट का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये रहबर 1 रॉकेट था, जो अमेरिकी रॉकेट नाइकेजन की तर्ज पर तैयार किया गया था। पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी में एक अहम बात ये थी कि ये संगे मील पाकिस्तान ने 1 साल से भी कम अरसे में उबूर कर लिया था। यानी 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स अमेरिका गए, फिर वहां से तरबियत ली, रॉकेट बनाने के लिए जरूरी सामान हासिल किया और इसके बाद रॉकेट तैयार हुआ और इसका तजुर्बा भी कामयाबी से कर लिया गया। रहबर 1 पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की 5 रुकनी टीम ने तैयार किया था। इस टीम की सरबराही तारिक मुस्तफा कर रहे थे। इसके अलावा इसमें सलीम महमूद और सिकंदर जमान भी शामिल थे। माहिरीन का कहना है कि रहबर 1 का तजुर्बा और अमेरिका से रॉकेट टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। यही वो टेक्नोलॉजी थी जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जदीद मिसाइल सिस्टम की बुनियाद बनी। यानी नासा वालों ने रॉकेट बनाने की जो सलाहियत पाकिस्तान को दी थी, इस पर फिर आगे चलकर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम डेवलप हुआ। लेकिन 1962 में कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। 1960 की दिहाई में पाकिस्तान का फोकस आहिस्ता आहिस्ता एटमी टेक्नोलॉजी की तरफ होने लगा, क्योंकि चीन एटम बम बना चुका था और इसके बाद भारत ने भी एटम बम बनाने की कोशिशें तेज कर दी थी। अब पाकिस्तान को भी अपने दिफा के लिए जल्द अज जल्द इसके मुकाबले पर आना था। लेकिन 1960 की दिहाई पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान
नुकसान कुन साबित हुई। इस परेशानी का आगाज 1962 में रहबर 1 की तैयारी के फौरी बाद ही हो गया था। जिस साल रहबर 1 तैयार हुआ, इसी साल चीन और भारत की जंग हो गई। चीन ने इस जंग में भारत को शिकस्ते फाश देकर कश्मीर में एक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में अमेरिका ने भारत को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। अमेरिका ने भारत को असलहे से भरे हुए जहाज भेजे और पाकिस्तान पर भी प्रेशर डाला कि वो कश्मीर में भारत पर हमला न करे। हालांकि एक्साई चिन की लड़ाई के दौरान भारतीय कब्जे वाले कश्मीर और आजाद कश्मीर की सरहद, जो सीज फायर लाइन कहलाती है, वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। भारत ने अपनी फौज को एक्साई चिन की तरफ भेज दिया था। पाकिस्तान चाहता तो बड़ी आसानी से कश्मीर का कंट्रोल संभाल सकता था, लेकिन अमेरिकी मुदाखलत ने भारत को पाकिस्तान के हाथों एक बड़ी शिकस्त से बचा लिया। 62 की जंग पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी एक टर्निंग पॉइंट थी। इस जंग के बाद अमेरिका ने भारत के ज्यादा से ज्यादा फौजी मदद करना शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 1965 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो अमेरिका ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी। इस तरह पाकिस्तान का रॉकेट प्रोग्राम, जिसने आगे चलकर मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद बनना था, इसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। 1974 में भारत ने एटमी धमाका करके एटमी पावर का दर्जा हासिल कर लिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी प्रोग्राम पर काम तेज कर दिया। मिसाइल प्रोग्राम एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की तरजीहात से बाहर हो गया। लेकिन 1980 की दिहाई में जनरल जियाउल हक के दौर में जब पाकिस्तान एटमी कोल्ड टेस्ट कर चुका था, इस वक्त मिसाइल प्रोग्राम की डेवलपमेंट पर दोबारा से काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के इस प्रोग्राम पर दोबारा तवज्जो देने की वजह ये थी कि भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत ने 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी 1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थी। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि जैसे उसने इंडिया के एटमी प्रोग्राम के जवाब में अपना प्रोग्राम डेवलप किया था, वैसे ही वो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दे। पाकिस्तान के पास पहले से रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी तो मौजूद थी ही, इसलिए मिसाइल प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू हो गया। जिस तरह पाकिस्तानी साइंसदान ने 1 साल से भी कम अरसे में रहबर 1 बना लिया था, वैसे ही उन्होंने पहला मिसाइल भी फौरी तैयार कर लिया। इंडिया ने फरवरी 1988 में पृथ्वी मिसाइल लॉन्च किया था। अगले बरस 6 अप्रैल 1990 के रोज पाकिस्तान ने भी ये माइलस्टोन हासिल कर लिया। पाकिस्तान का पहला मिसाइल हतफ 1, जिसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर के दरमियान है, इसका कामयाब तजुर्बा कर लिया गया। इस तरह पाकिस्तान भी इस मिसाइल रेस में शामिल हो गया जो इंडिया ने शुरू की थी। हतफ 1 में 500 किलोग्राम पे लोड ले जाने की सलाहियत थी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल इंडिया के अंदर 100 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता था, बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता था। भारतीय मुबस्सरीन इल्जाम लगाते थे कि पाकिस्तान ने फ्रांसीसी मिसाइलों में तब्दीलियां करके हतफ 1 बनाया है, जबकि चीन से मदद हासिल करने के इल्जामात भी पाकिस्तान पर लगाए जाते थे। लेकिन ये सब इल्जामात गलत थे। पाकिस्तान ने ये मिसाइल अपने तौर पर अपने वसाइल से तैयार किया था, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे अमेरिका और भारत की तरफ से इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिशें भी तेज होती चली गईं। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने 1989 में सदर का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान पर प्रेस्लर तरमीम के तहत पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी। हत्ता के पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फरोख्त भी रोक दी गई। पाकिस्तान इन तैयारों को खरीदने के मुआहिदे कर चुका था और इसकी रकम भी अदा कर चुका था, लेकिन अमेरिका ने बड़ी ढिठाई के साथ पाकिस्तान के तैयारे और रकम दोनों रोक ली। जून 1991 में बुश इंतजामिया ने पाकिस्तानी इदारे स्पार्को और 2 चाइनीज फर्म्स पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी चीन से पाकिस्तान को M11 मिसाइलों की फरोख्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इल्जाम लगाकर लगाई गई थी। और फिर 1992 में जॉर्ज बुश इलेक्शन हार कर व्हाइट हाउस से बाहर हो गए। इनकी जगह बिल क्लिंटन सदर बने। वो भी पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन और इजरायली लॉबी के जेरे असर थे और पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के दुश्मन थे। उन्होंने भी अगस्त 1993 में पाकिस्तान की मदद करने वाली चाइनीज कंपनीज पर इजाफी पाबंदियां लगा दी। लेकिन बदतरीन अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान बड़ी मेहनत से अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाता रहा, बल्कि इसमें वक्त के साथ साथ मजीद बेहतरी आती चली गई। अमेरिकी पाबंदियों और इंडियन प्रेशर के इस दौर में पाकिस्तान को एक अहम कामयाबी 1993 में मिली।
पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो दूसरी बार हुकूमत में आई थीं, उन्होंने दिसंबर 1993 में शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्यांगयांग का दौरा किया। इससे चंद माह पहले बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा दी थीं। बेनज़ीर भुट्टो ने शुमाली कोरिया से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी हासिल की और इसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर पाकिस्तान आई। फिर इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाया और इस टेक्नोलॉजी में नए इजाफे कर लिए। बेनज़ीर भुट्टो ने 2004 में एक जापानी जरीदे को इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि उन्होंने शुमाली कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेक्नोलॉजी रकम देकर हासिल की थी। पाकिस्तान ने इसके बदले शुमाली कोरिया की एटमी प्रोग्राम में कोई मदद नहीं की थी, लेकिन भारत और अमेरिका में ये प्रोपेगेंडा होता रहा है कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी देने के बदले में मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की थी। भारतीय और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इस बारे में स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि पाकिस्तान के कौन से मिसाइल शुमाली कोरिया या दूसरे मुल्कों से हासिल किए गए हैं। वो पाकिस्तान के गौरी मिसाइल सीरीज के बारे में भी ये कहते हैं कि ये शुमाली कोरिया के नोडोंग मिसाइल की बुनियाद पर तैयार की गई है। इनका मानना है कि नोडोंग ही वो मिसाइल था जिसकी टेक्नोलॉजी 1993 में शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान को दी थी, लेकिन गौरी मिसाइल को नोडोंग मिसाइल की कॉपी करार देना सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जदीद दौर में कोई भी मुल्क किसी एक मुल्क से हासिल की गई टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर अपना मिसाइल प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकता। इसे जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बहुत से मुल्कों से टेक्नोलॉजी का हुसूल जरूरी है। इसके अलावा साइंसदानों और इंजीनियर्स की अपनी मेहनत भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी मुल्क के अपने साइंसदानों में सलाहियत ना हो तो वो गैर मुल्की मदद मिलने के बाद भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है। पाकिस्तान ने भी शुमाली कोरिया और मुमकिना तौर पर चीन से भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, लेकिन हर जगह अपनी ज़रूरियात के लिए मिसाइल खुद तैयार किए, बल्कि इन मिसाइलों को बेहतर बनाने और नई टेक्नोलॉजी तैयार करने का काम भी खुद ही किया। इसमें सबसे अहम किरदार मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अदा किया। उन्होंने खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज को मिसाइल डेवलपमेंट के एक ज़बरदस्त इदारे में तब्दील कर दिया। इस तरह पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ता रहा और अपने मामलात में खुद कफील हो गया, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट हो गया। यही वजह है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आज भी गैर मुल्की पाबंदियों के बावजूद आज़ादाना तौर पर जारी रह सकता है। यानी पाकिस्तान आज इस काबिल है कि इसे अपने लिए मिसाइल तैयार करने के लिए किसी गैर मुल्की की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि 1990 की दिहाई में जब पाकिस्तान पर एटमी प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगी थीं, तो पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाता जा रहा था। पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम एक साथ आगे बढ़ रहे थे। 90 की दिहाई में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी गौरी मिसाइल सीरीज की तैयारी थी। पाकिस्तान ने गौरी 1 का पहला तजुर्बा 1998 में किया। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर थी। इस मिसाइल तजर्बे के साथ पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में एक और कदम आगे बढ़ चुका था। इसके बाद 26 साल के अरसे में पाकिस्तान ने बहुत से जदीद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तैयार कर लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं, इनमें सबसे ज्यादा रेंज गौरी और शाहीन मिसाइलों की है। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनमें पहले नंबर पर शाहीन मिसाइल सीरीज है। शाहीन 1 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन शाहीन 3 मिसाइल इन सब पर बाजी ले गया है। ये पाकिस्तान का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। शाहीन मिसाइल की सीरीज के बाद पाकिस्तान की दूसरी अहम सीरीज गौरी सीरीज है। इस सीरीज के 2 बड़े मिसाइल हैं, गौरी 1 और गौरी 2। गौरी 1 की रेंज 1500 किलोमीटर है और गौरी 2 की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक मीडियम रेंज मिसाइल अबाबील भी है, जो 2200 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इन मिसाइलों के अलावा पाकिस्तान का हतफ मिसाइल 50 से 100 किलोमीटर रेंज रखता है। अब्दाली मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। फिर राद मिसाइल 350 किलोमीटर रेंज का हामिल है। गजनी मिसाइल 300 किलोमीटर तक किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है।
है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बहुत से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी हैं, जिनमें एक नसर मिसाइल है जो 60 किलोमीटर रेंज का हामिल है, जबकि हतफ-1 मिसाइल 50 से 100 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और बाबर मिसाइल भी मौजूद है जो क्रूज मिसाइल है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 900 किलोमीटर है। लेकिन इंतहाई तेज रफ्तारी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये मिसाइल भी मुल्क के लिए काफी नहीं है। पाकिस्तान को हर वक्त खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। पाकिस्तान ऐसा कर भी रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और भारत की तरफ से इसके खिलाफ प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। बल्कि अमेरिका तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए बड़े ही अजीबोगरीब और फनी किस्म के इल्जामात का भी सहारा ले रहा है। जब जो बाइडन अमेरिका के सदर थे तो उन्होंने एक ऐसे ही इल्जाम का सहारा लेकर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद की थी। वो इल्जाम ये था कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने मिसाइलों की रेंज में लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने यह अनोखा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और ऐसे दीगर हथियार बना लिए हैं जो इसे बड़ी रॉकेट मोटर्स के जरिए तजर्बात करने की सलाहियत देते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से बाहर भी अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है और इस चीज से पाकिस्तान के इरादों पर हकीकी सवालात उठते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका पर हमला करने का इरादा रखता है। दरअसल जॉन फाइनर इंडियन और इजरायली लॉबी के ज़ेरे असर ये सब बातें कर रहे थे और इनकी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहा कि पाकिस्तान इसे मिसाइलों से निशाना बनाने की प्लानिंग करे। सिर्फ शुमाली कोरिया, ईरान या फिर चीन और रूस, जो अमेरिका के खुले दुश्मन हैं, वो ऐसे मिसाइल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये ममालिक खुलकर कहते हैं कि वो अमेरिका को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा ये बात सारी दुनिया के माहिरीन जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भारत से अपने दिफा के लिए डिटरेंट के तौर पर मिसाइल तैयार करता है। पाकिस्तान ने आज तक अपनी मिसाइल पावर किसी भी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं की है। इसके अलावा इसके मुकाबले में अमेरिका ने हमेशा अपने मिसाइलों को दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। बल्कि अमेरिका ही वो पहला मुल्क है जिसने जापान पर एटम बम गिराकर दुनिया में तबाही फैला दी थी। जहां तक बात पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की है तो ये प्रोग्राम एक लीगल प्रोग्राम है जो अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद आज तक काम कर रहा है और आइंदा भी काम करता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप तुर्किया के कान तैयारे और पाकिस्तान, चीन और भारत के फौजी कंपैरिजन्स पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये लिंक स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन पे क्लिक करके आप इसका अहवाल जान सकते हैं।